मैम आ जाइए ना। Hello everyone, very good evening to all of you. Welcome to बिहार द 24/7 पेड क्लासेस। मैं शालिनी आपकी साइंस फैकल्टी स्वागत करती हूँ आपका इस 7th फेज टीआरई प्रिपरेशन में। तो हम लोग मॉक स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आप लोगों को 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ। फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिए, जितना आता है उतना सोच लीजिए, और जो नहीं आता उसके बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है ना। तो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं। आप लोगों के लिए 2 मिनट का टाइम दे रही हूँ। एक साइलेंस मेडिटेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग लगातार अगले 60 मिनट तक सिर्फ मॉक ही करेंगे। 60 सेकंड के लिए करेंगे। एक ट्रिक थी आपके लिए। चलिए, सो गिविंग यू अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। उसके बाद अगले 60 सेकंड तक आपका कोई ब्रेक नहीं होगा। एंड विजिबल टू एवरीवन। एक बार जल्दी से मुझे बता देंगे, सभी लोग पुष्टि करेंगे कि क्या मैं क्लियरली आपको सुनाई और दिखाई दे रही हूँ। क्या मैं क्लियरली आप लोगों को सुनाई और दिखाई दे रही हूँ? चलिए, सो वंस अगेन अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत तहे दिल से अभिनंदन है। और यहाँ आज आप लोगों का ये नया बैच शुरू हुआ है, जिसके अंदर हम लोग 7 फेज तैयारी के लिए अपना मॉक प्रिपेयर करने वाले हैं। तो उम्मीद में ये कर रही हूँ कि आप लोगों की अब तक की तैयारी हो गई होगी, और लास्ट का कहते हैं ना, लास्ट का जो पॉलिश करना बचा रह जाता है, वो बस पॉलिशिंग का काम मुझे दिया गया है। उसको मैं मॉक के थ्रू आपके अगर कहीं पे कमी रह भी गई होगी ना, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसको पॉलिश मैं कर दूंगी। अब हमारे पास इतना टाइम है नहीं कि हम इतनी बातें कर सके। अभी के लिए बस इतना जान लीजिए, मेरा नाम शालिनी है। आई एम मिसेस शालिनी, योर साइंस फैकल्टी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो आज का आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज मैक्सिमम ओवर। आपसे कहा जा रहा है कि आपका जो ओजोन होल है वो सबसे ज्यादा। अजय कुमार जी पूछ रहे हैं, मैम आप हमारा बैच क्यों छोड़ दिए? कोई बात नहीं बच्चा, अब आपका दूसरे सर पढ़ा रहे थे, वो बैच सर पढ़ा रहे थे, सर को अलॉट हुआ था, वो मुझसे अच्छा ही पढ़ाते हैं। ठीक है, वो मुझसे भी अच्छा पढ़ाते हैं, इसलिए वो आपके सर को अलॉट हो गया था। चलिए, करेक्ट आंसर क्या कह रहा है वो देखिए। अब आपस में थोड़ी देर कम बात करेंगे, और मैं आप लोगों का क्विज फॉर्मेट में भी आज नहीं रख रही हूँ। आज मैं थोड़ा सा आप लोगों का लेवल जान लेती हूँ। कल से आप लोगों की सुबह 6 बजे जो क्लास हुआ करेगी, उसमें मैं फिर क्विज के फॉर्म में करवाया करूंगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चे। इसीलिए धनजीत कुमार कह रहे हैं, मैम आप एब्सेंट रहते थे, इसीलिए वो बैच किसी और को ट्रांसफर हो गया, क्योंकि अभी मैं क्लास कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी। सुबह 6 बजे से अंकित, सुबह 5 बजे से नहीं, सुबह 6 से 8 हुआ करेगा आपका मॉक। ठीक है, चलिए देखिए जल्दी से। कहा जा रहा है कि ओजोन जो है उसका, ओजोन का मैक्स जो होल है वो मैक्सिमम कहाँ पे है। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन ये पूछा गया होता कि आपका सबसे पहला ओजोन होल कहाँ देखा गया था, तो भी आप क्या बता देंगे? आपका सबसे पहला ओजोन होल कहाँ देखा गया था? एंटार्क्टिका नाम के महाद्वीप पे देखा गया था। कहाँ है वो? एंटार्क्टिका नाम के महाद्वीप के ऊपर। ठीक है, ओजोन की अगर मैं बात करूं तो ये जो आपका ओजोन है, ये जो आपका ओजोन है, इसका अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आपका O3। ये कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है आपके स्ट्रेटोस्फियर के अंदर। अगर आपके जितने भी वायुमंडल की परतें हैं उनमें से अगर आप अपनी परत देखेंगे, तो जो आपका समताप मंडल है, जो आपका समताप मंडल है, समताप मंडल के अंदर ये ओजोन पाई जाती है। और कहा जाता है कि इस ओजोन की सबसे बड़ी खास बात क्या है? इस ओजोन की सबसे ज्यादा खास बात यह है कि ये पैरा बैंगनी किरणों को, यानी कि यूवी रेज को क्या कर लेता है? ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, उसको अवशोषित करने का काम करता है। ठीक है, ये क्या करेगा? ये पैरा बैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेगा। कैसे? जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये पैरा बैंगनी किरणें आपकी ओजोन बनती कैसे है। ठीक है,
आपकी ओजोन बनती कैसे है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, आपके एटमॉस्फेयर के स्ट्रेटोस्फियर के अंदर यानी कि समताप मंडल के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन है, यानी कि दो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, दो दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है, इनके बीच में बना हुआ है बॉन्ड। तो जैसे ही आपकी पैराबैंगनी किरणें इसके ऊपर गिरती हैं तो ये इस बॉन्ड को क्या कर देती हैं, ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं। ये इस बॉन्ड को क्या करती हैं, ब्रेक कर देती हैं, तोड़ देती हैं, और ये ऑक्सीजन विखंडित होकर दो हिस्सों में बट जाता है। और दो हिस्सों में टूटते ही इसके ऊपर क्या आ जाता है, इसके ऊपर ये ऋणात्मक हो जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। अब साइंस आप लोग इतनी पढ़ चुके होंगे कि आपको पता होगा कि चार्ज आते ही कोई भी चीज क्या होती है, चार्ज आते ही कोई भी चीज अस्थिर हो जाती है, अनस्टेबल हो जाती है। अब आपका ये जो ऑक्सीजन टूट के अलग हो गया, ये भी अस्थिर हो चुका है, ये भी क्या हो गया है, ये भी अस्थिर हो गया। ये स्थिरता के लिए किसी के साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और ये ऑक्सीजन जाएगा सीधे कहाँ, यहाँ इसके साथ जुड़ जाएगा और ये बन जाएगा आपका क्या, एक ओजोन का मॉलिक्यूल यानी कि O3। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपकी, इस तरीके से आप अब क्या समझ सकते हैं, आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये आपकी पृथ्वी की सतह थी और ये आपका सूर्य था, सूरज था, तो यहां से जब रेडिएशंस आ रही थी तो जो यूवी रेज, जो पैराबैंगनी किरणें सीधे आपकी पृथ्वी की सतह पर आके पहुंचती और आपको नुकसान पहुंचाती, वो नहीं पहुंची सतह पे। क्यों नहीं पहुंची सतह पे, क्योंकि यहाँ बीच में क्या मौजूद थे, यहाँ बीच में मौजूद थे आपके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, जिन्होंने इसको अवशोषित कर करके क्या बना लिया, O3 बना लिया, ओजोन परत बना ली। कहाँ पे, आपके स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, आपके समताप मंडल के अंदर। ठीक है, तो अगर कहा जाए कि पैराबैंगनी किरणें आपकी पृथ्वी की सतह तक क्यों नहीं पहुंच पाती, तो आप कहेंगे आपके वायुमंडल में मौजूद स्ट्रेटोस्फियर में, समताप मंडल में बनने वाली ओजोन परत उसको क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब अब आप लोग मुझे बहुत जल्दी से दे देंगे कि बताइए समताप मंडल में ओजोन की जो उपस्थिति है वो किसके लिए जिम्मेदार है। हाल में वर्षों में औसत तापमान की वृद्धि के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है, ये प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर के लिए वो है, या वो पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों को प्रवेश नहीं करने देती, प्रवेश नहीं करने देती, या वो जेट विमानों में यात्रा करने वाले लोगों के अंदर ऑक्सीजन की पूर्ति करती है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। The presence of ozone in the stratosphere is responsible for what? Number one, increasing the average global temperature, or increasing the rate of photosynthesis, or checking the penetration of ultraviolet radiations on the earth, or supplying oxygen for the people, or traveling in the jet. आपको अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि इनका क्या काम है, इस ओजोन का सबसे बड़ा काम है कि ये आपकी पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पैराबैंगनी किरणों को आने नहीं देती है। अगला आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए सोप्स का डिटर्जेंट के ऊपर क्या एडवांटेज होता है। अगला आपसे कह रहा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ सोप ओवर डिटर्जेंट, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप। डिटर्जेंट का क्या लाभ है, ठीक है, डिटर्जेंट का क्या लाभ है, तो आप जानते होंगे, आप देखेंगे आपके नॉर्मल कंडीशन में आपको दो तरीके का पानी मिलता है, वाटर जिसको ब्लू गोल्ड भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, पानी को क्या कहा जाता है, ब्लू गोल्ड कहा जाता है। और जब ब्लू गोल्ड की बात कर रहे हैं तो एक बात आप लोगों को और ध्यान रखनी है कि अगर पूछा जाएगा ब्लैक गोल्ड किसको कहते हैं, ब्लैक गोल्ड कोई बता सकता है ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है, काला सोना, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है आपके पेट्रोलियम को, किसको कहा जाता है, पेट्रोलियम को कहा जाता है, जो समुद्र के नीचे से बनती है। और ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये पेट्रोलियम पूरी तरीके से एक हाइड्रोकार्बन है, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ होता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला, तो वाटर क्या है, वाटर आपका क्या है, ब्लू गोल्ड है, वाटर क्या है आपका, ब्लू गोल्ड है।
और वाटर आपका दो तरीके का होता है। एक आप जानते होंगे, एक आपके बहुत सारे क्षेत्रों में खारा पानी आता होगा। क्या आता होगा? खारा पानी आता होगा। और कुछ के क्षेत्र पे गंगा से सीधा मीठा पानी आ रहा होगा। हमारी माँ गंगा का सीधा मीठा पानी आ रहा होगा। ठीक है, तो खारा पानी यानी कि आपका हार्ड वाटर, आपका हार्ड वाटर जिसके अंदर आपको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के क्या मिलते हैं? लवण मिलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के लवण घुले हुए होते हैं। ऐसे पानी को क्या कहा जाता है? ऐसे पानी को कहा जाता है हार्ड वाटर या फिर खारा पानी। और जिनके अंदर ये लवण नहीं पाए जाते, जिनके अंदर ये लवण नहीं पाए जाते हैं, उन्हें कहा जाता है मीठा पानी या फिर आपका, ठीक है शिखा वर्षा, मैंने आपकी बात सुन ली, मैं सर को कह दूंगी। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सॉफ्ट वाटर। इन्हें क्या कहा जाता है? सॉफ्ट वाटर। तो बिना लवण के तो झाग बनाना बहुत ही आसान है। बिना लवण के झाग बनाना बहुत ही आसान होता है। इसमें आपका सोप भी आराम से झाग बना लेता है, इसमें आपका साबुन भी आराम से झाग बना लेता है, और इसमें आपका डिटर्जेंट भी आसानी से झाग बना के सफाई का काम कर लेता है। लेकिन लवण की मौजूदगी में झाग बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। लवण की मौजूदगी में झाग बनाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे आपके सोप काम नहीं कर पाते हैं, साबुन से झाग बनाना मुश्किल है। यहाँ पे अगर आपको खारे पानी में सफाई करनी है, खारे पानी में सफाई करनी है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? आप मैम एस्टेट के फिजिक्स का सुबह भी आप ही पढ़ाइएगा। हाँ, एस्टेट में ही, एस्टेट का सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा रही हूँ। एस्टेट पूरा आपका पेड और नॉन पेड दोनों मेरे पास ही है, ठीक है। डिटर्जेंट बनाता है। यहाँ से आप लोगों को एक चीज और ध्यान रखनी है, क्योंकि यहाँ से आपके सोप से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। सोप से एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाएगा कि ये साबुन बनता कैसे है, तो आप बताइएगा सबसे पहले लेना पड़ेगा आपको वेजिटेबल ऑयल। क्या लेना होगा आपको? आपको लेना होगा क्या? फैटी एसिड। अरे मिट जा रे। साबुन बनाने के लिए आपको करना क्या होगा? साबुन बनता कैसे है? तो साबुन बनाने के लिए आप बता दीजिएगा। पहले तो आप लेंगे क्या? पहले आप लेंगे एक फैटी एसिड। क्या लेंगे आप? फैटी एसिड लेंगे। आप लेंगे एक वसा अम्ल, ठीक है। ये वसा अम्ल मुझे कहां से मिलेगा मैडम? तो ये वसा अम्ल मिलेगा, आप सरसों का तेल ले लो, आप नारियल का तेल ले लो, कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले लो। कहां से मिलेगा ये आपको? ये आपको मिलेगा वेजिटेबल ऑयल से, वनस्पति के तेल से, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल से आप फैटी एसिड ले लीजिए। अब इसका रिएक्शन करवाइए। अब आप क्या करवाएंगे? इसका केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, इसकी रासायनिक क्रिया करवाएंगे। किसके साथ? चाहे आपकी मर्जी है, चाहे आप NaOH ले लो या आप KOH ले लो। NaOH का मतलब क्या है? चाहे तो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए। अगर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं है तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिएगा। क्या लेंगे आप? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। जब आप इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा? तब आपको साबुन मिलेगा। तब आपको क्या मिलेगा? साबुन मिलेगा। लेकिन इसके साथ आपको एक वेस्ट प्रोडक्ट, एक अपशिष्ट पदार्थ, एक उप पदार्थ भी मिलेगा, एक बाई प्रोडक्ट भी मिलेगा, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है ग्लिसरॉल। तो ऐसा नहीं है कि बाई प्रोडक्ट है तो कम इंपॉर्टेंट है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि ड्यूरिंग सेपोनिफिकेशन, साबुनीकरण के दौरान कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बनता है, कौन सा आपका एक बाई प्रोडक्ट बनता है। तो आप बता दीजिएगा क्या बनता है? ग्लिसरॉल बनता है। और अब जब यहाँ पे बात आई गई है, तो यहाँ आप लोग एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। इसे और क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक पोटैश कहा जाता है। ये आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये आपके केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। मैम अगर खारे पानी में धोना होगा तो क्या इस्तेमाल करेंगे? बिमलेश आप बताओ ये स्लाइड देख के। बिमलेश पूछ रहे हैं अगर खारे पानी में धोना होगा तो किसका इस्तेमाल करोगे? जल्दी से बताओ, दोनों में से किसका इस्तेमाल करोगे? बिमलेश आप ही बताएंगे किसका इस्तेमाल करोगे।
किसका इस्तेमाल करोगे? देखो स्लाइड देख के पता लग जाएगा। मैंने क्या बताया, यहाँ पे सोप यानी कि साबुन काम नहीं करता है। किसका इस्तेमाल करोगे? डिटर्जेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा था कि डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या है, आपके डिटर्जेंट का क्या लाभ है? तो डिटर्जेंट का लाभ ये है कि डिटर्जेंट आपका कठोर जल में भी झाग बनाता है, सफाई कर देता है। ठीक है, अगला बताइए। फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज, किसी भी एक परमाणु के नाभिक में मौजूद कण कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कौन होता है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, इसमें से सही आंसर क्या होगा? तब तक मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी और दे देती हूँ कि यदि आपका वही एग्जामिनर आपसे पूछता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो बता दीजिएगा जे थॉमसन भाई साहब ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज कहेगा तो बता दीजिएगा चैडविक जी ने की थी, जेम्स चैडविक जी ने इसकी खोज की थी। और अगर वो कहेगा कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, अगर वो कहेगा प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो बता दीजिएगा प्रोटॉन की खोज तो गोल्डस्टीन ने की थी, पर वो उसे नाम नहीं दे पाए थे। उसका नामकरण किसने किया था? नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, मैम बहुत मुश्किल क्वेश्चन आएगा क्या साइंस पीआरटी में? अभी हम थोड़ी देर शिक्षक भर्ती की बात, अरे उसकी बात, अच्छा पीआरटी में नहीं नहीं इतना मुश्किल नहीं आएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है इसमें, क्या होगा आपका, इसके अंदर आपका क्या मौजूद होता है? एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, ये तो मैं आप लोगों को करवा भी चुकी हूँ, जिन बच्चों ने मेरे से नॉर्मल थ्योरी क्लासेस में पढ़ा था उन्हें मैंने बताया था। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन बताइए, अगला बताइए, ब्लीचिंग एक्शन ऑफ मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब क्या है? कि पानी भी मिला हुआ है। देख सकते हैं ये कैसा है, ये आर्द्र है, नमी है इसके अंदर। ठीक है, आर्द्रता के साथ है, ये ह्यूमिडिटी के साथ है। कह रहा है ये सल्फर डाइऑक्साइड अपना ब्लीचिंग एक्शन क्यों दिखा पाता है? जल्दी से बताइए, फिर मैं बताती हूँ। यहाँ बुनियादी नहीं होगा, यहाँ क्षारीय गुण होगा। इसके क्षारीय गुण के कारण या इसके अम्लीय गुण के कारण, ऑक्सीकरण गुण के कारण, या इसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी की वजह से। वेरी गुड, सबसे पहले अनुपमा ने सही आंसर दिया है। अनुपमा, अनुपम है, अच्छा मैं अपने सीरियल पे पहुंच गई थी। ठीक है, नहीं नहीं रंजीत, ऑक्सीकरण के कारण। देखो ये क्या करता है, जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, और वो भी कैसा है, बोला गया है कि वो मॉइस्ट है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है आपका, वो भी बोला गया है कि वो क्या है, वो मॉइस्ट है। तो जब ये सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलता है ना, तो ये क्या बना लेता है, ये H2SO4 बना लेता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। क्या बना लेता है? ये सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो कि आपका फिर ब्लीचिंग एक्शन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अम्लीय गुण के कारण। अगला बताइए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एसिडिक प्रॉपर्टी। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस विल इफ्यूज आउट ऑफ द फुटबॉल ब्लैडर मोस्ट क्विकली? बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टाइपिस्ट भी ना काम बस पूर्ति वाला करते हैं। हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन? और देखो फुटबॉल का मूत्राशय कर दिया, फुटबॉल से बाहर। दिस वाज सो सिली। चलिए करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुपम ने फिर गड़बड़ कर दी है। देखिए सबसे ज्यादा मैम एमसीक्यू का मैराथन करा दीजिए प्लीज। अब तो तुम्हारे पेपर से पहले मैराथन का टाइम बच रहा है, देखती हूँ मैं अरेंज करती हूँ। लगातार क्लासेस है मेरी, लगातार क्लासेस हैं इस समय, और बीपीएससी का भी पेपर आने वाला है, तो मैं उसमें भी बिजी हूँ, आपकी 69वीं बीपीएससी में। देखते हैं,
ठीक है, एग्जाम से पहले अगर सैटरडे संडे कोई पढ़ेगा तो मैं मैराथन करवा दूंगी। एक बार देखने दो, 24-25 में है ना आपका पेपर, मैराथन हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपकी सबसे ज्यादा जो हल्की गैस है, आपकी जो सबसे ज्यादा हल्की गैस है, लाइटेस्ट गैस जो है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, इसका एटॉमिक नंबर आपका 1 है। इसीलिए ये क्या है आपकी हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन आपकी सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन क्या है आपकी सबसे ज्यादा, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 1 है। परमाणु संख्या क्या है, 1 है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाती है, जिसकी वजह से ये सबसे हल्की गैस है। और सबसे हल्की गैस होने के कारण सबसे पहले बाहर भी कौन आ जाएगी, यही हाइड्रोजन आएगी। सेकंड लाइटेस्ट की अगर बात की जाए तो सेकंड लाइटेस्ट में आप बता देंगे कि सेकंड लाइटेस्ट फिर आपकी कौन सी हो जाएगी, वो हीलियम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन से आपको कई सारी बातें याद रखनी होती है। मैं कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि हाइड्रोजन से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने की संभावनाएं बन जाती हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर मैं इस हाइड्रोजन की बात करूं तो सबसे पहली बात तो यही है कि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, और इसका एटॉमिक मास यानी कि इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना है, 1 है। अगर कभी भी आपसे एग्जाम में किसी की भी न्यूट्रॉन की संख्या पूछ ले, यदि कोई भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पूछ लेता है, तो आपको कुछ भी नहीं करना होता, आपको उसके एटॉमिक मास में से उसका एटॉमिक नंबर घटा देना होता है। ठीक है, तो अगर न्यूट्रॉन की संख्या या हाइड्रोजन के अंदर हम निकालें, अगर हम हाइड्रोजन के अंदर निकालें तो क्या हो जाएगी, 1 - 1, यानी कि इसके पास न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी है, 0 है। और यहां से आप लोगों को नोट करने की एक बात क्या है, यहां से आप लोग एक बात नोट करेंगे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एकमात्र, नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है। ठीक है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। और कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे हाइड्रोजन इकलौता ऐसा तत्व है जिसको आवर्त सारिणी में आज तक कोई निश्चित स्थान नहीं मिला है। भले ही वर्ग 1 यानी कि ग्रुप 1 में रखा गया है, पर ये इसका फिक्स्ड प्लेस नहीं है। नंबर 2, इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज कैवेंडिश ने की थी, लेकिन वो इसको नाम नहीं दे पाए थे। इसको नाम देने वाले कौन थे, हाइड्रोजन या नाइट्रोजन, अच्छा मैंने नाइट्रोजन लिख दिया है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। थैंक यू परवेज, थैंक यू। ठीक है, तो वो क्या है, खोज कैवेंडिश ने की थी, लेकिन वो नाम नहीं दे पाए थे, रदरफोर्ड ने आके इसको नाम दिया था फिर। तो ये सारी कुछ कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगला पूछ रहा है कि बताइए ह्यूमन ब्लड रेड कलर का किसकी वजह से होता है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को, ह्यूमन ब्लड किसकी वजह से रेड कलर का होता है। चलो एक ऑप्शन तो आप लोगों के लिए मैं हटा देती हूँ, और वो है आपका मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन क्या करता है, लाल रंग देता है किसको, मांसपेशियों को, मांसपेशियों को। ठीक है, मसल्स को रेड कलर कौन देता है, मसल्स को रेड कलर देता है आपका मायोग्लोबिन। और आपके ब्लड को रेड कलर कौन देता है, ब्लड को रेड कलर देता है आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, चलिए अगला बताइए। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट किसे कहा गया है, किडनी की फंक्शनल यूनिट किसे कहा गया है, न्यूरॉन्स को, ग्लोमेरुलस को, नेफ्रॉन को, या आपके यूरेटर्स को। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या होगा, किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, इसकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है। और यही कारण है कि किडनी की स्टडी को, किडनी के वृक्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, वृक्क के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है।
न्यूरॉन्स तो आपके कहाँ पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में यानी कि मस्तिष्क में पाए जाते हैं या आपके ब्रेन्स के अंदर पाए जाते हैं, और इसीलिए ब्रेन की स्टडी को क्या कहा जाता है? इसीलिए ब्रेन की स्टडी को कहा जाता है नेफ्रोलॉजी। ठीक है, और रहा आपका ग्लोमेरुलस, ये आपके उसी का पार्ट है, नेफ्रॉन का ही पार्ट है। ठीक है, अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? फटाफट से जवाब दीजिए, जल्दी जल्दी, देखो जल्दी जल्दी करो, अब तुम्हारा रिवीजन का टाइम है, तुम्हारा पढ़ने समझने का टाइम नहीं है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रियन। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रियन। इसको आपका ऊर्जा ग्रह बोला जाता है, क्योंकि यहीं पे आपके क्या बन रहे हैं? यहीं पे ही आपकी रेस्पिरेशन, यहाँ पे आपकी रेस्पिरेशन की प्रतिक्रिया होती है, यानी कि यहीं पे आपकी श्वसन की क्रिया होती है। अगला बताइए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय एड्स। एड्स किससे फैलता है? एड्स किससे फैलता है? ये कैसी बीमारी है? तो आप बता देंगे एड्स क्या है? एड्स इज अ वायरल डिजीज। ये ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV से फैलता है। ठीक है, और ये HIV करते क्या है? ये HIV सीधे जाके अटैक करते हैं किसको? ये सीधे अटैक करते हैं आपके लिम्फोसाइट को, जो कि एक तरीके के WBC होते हैं। और ये WBC क्या करते हैं? ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो अब क्या होगा? अब जब ये HIV वायरस आपके लिम्फोसाइट को अटैक करेगा और ये लिम्फोसाइट नहीं बनेंगे, जब लिम्फोसाइट ही नहीं होंगे तो वो एंटीबॉडीज भी नहीं बनाएंगे, एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी तो वो आपके रोगाणुओं को, पैथोजन को नहीं मारेंगे, और आप लगातार बीमार होते रहेंगे। आपके अंदर इम्यून सिस्टम की कमी हो जाएगी, जिसे इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? इम्यूनो डेफिशिएंसी कहा जाता है। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रोसेस? इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया है जो आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि नहीं करती है? इनमें से कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया है जो आपके वायुमंडल में वेरी गुड, कौन है आपका? फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, क्या बात ध्यान रखने वाली है यहाँ पे? यहाँ ध्यान रखने के लिए आप लोगों को ये है कि आपका जो सेल होता है, आपकी जो कोशिका है, इस कोशिका के अंदर प्लास्टिड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्लास्टिड होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिड आपके 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और आपके ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट हैं, ये जो आपके क्लोरोप्लास्ट है, इन क्लोरोप्लास्ट के पास होता है क्या? क्लोरोफिल। क्या होता है इनके पास? क्लोरोफिल होता है, जो कि प्लांट्स में हरे रंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ये जो क्रोमोफिल्स होते हैं, ये जो आपके क्रोमोफिल्स हैं, इन क्रोमोफिल्स के पास होते हैं क्या? इन क्रोमोफिल्स के पास होते हैं ज़ैंथोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स या कैरोटीन्स, कैरोटिनॉइड्स। ठीक है, जो ऑरेंज से येलो कलर तक देते हैं, है ना? आपका गाय का दूध, काउ मिल्क जो पीले रंग का है, काउ मिल्क जो पीले रंग का है, वो इसी कैरोटीन की वजह से होता है। ठीक है, और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं, ये जो आपके ल्यूकोप्लास्ट हैं, ये कोई भी कलर नहीं देते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। ये क्या काम करते हैं? ये स्टोरेज का काम करते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं आपके क्लोरोफिल पे। आपका जो ये क्लोरोफिल है ना, आपका जो ये क्लोरोफिल है,
यही किस में मदद करता है? आपके फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। कैसे? क्योंकि ये प्रकाश में से क्या करता है? ये प्रकाश में से एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। किसे? एनर्जी को। ये अवशोषित करता है किसे? एनर्जी को। कितनी एनर्जी को? 500 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है, जिसे आप लोग तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और इस वेवलेंथ के बीच में आपकी कौन सी लाइट आती है? ब्लू एंड रेड। तो इन शॉर्ट कहना ये चाह रहे हैं कि क्लोरोफिल आपके विबग्योर में से सिर्फ रेड और ब्लू लाइट को ही एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है। ध्यान रखिएगा इतना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। विटामिन दैट इज मोस्ट रेडिली मैन्युफैक्चर्ड इन अवर बॉडी। आपके शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो बहुत जल्दी बन जाता है? आपके शरीर में कौन सा ऐसा विटामिन है जो बहुत जल्दी बनता है? अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि कौन सा ऐसा विटामिन है, कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पे, कौन सा, जल्दी से लिखेंगे, कौन सा ऐसा विटामिन है जो गर्म करने पे तुरंत ही, जो गर्म करने पर तुरंत ही आपका डिस्ट्रॉय हो जाता है? तो आप बता देते कौन सा? विटामिन सी, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? जिसको एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। वो आपका गर्म करते ही खराब हो जाता है, ठीक है। और कौन सा ऐसा विटामिन है जो आपके शरीर में बहुत जल्दी से बन जाता है? तो उसके लिए आप बताएंगे, उसका करेक्ट आंसर है आपका विटामिन डी, जिसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। जिसको क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। इसकी कमी से रिकेट्स, इसकी कमी से रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होती है। रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया नाम की बीमारी होती है। इसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसे और क्या कहा जाता है? इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। और मैं कई बार बता चुकी हूँ, ये इकलौता ऐसा विटामिन है, ये इकलौता ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह भी काम कर सकता है। इकलौता ऐसा विटामिन है जो हार्मोन की तरह काम करता है, ठीक है। विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। विटामिन ए को क्या बोला जाता है? विटामिन ए को रेटिनॉल बोला जाता है। इसकी कमी से दो बीमारियां होती हैं। एक तो आपकी रतौंधी, यानी कि आपकी नाइट ब्लाइंडनेस, और दूसरी बीमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीरोप्थेल्मिया। जीरोप्थेल्मिया, इसमें होता क्या है? आपके आंखों के आंसू सूख जाते हैं, आंखों के आंसू सूख जाते हैं। ऐसे छुओगे आंख गीली गीली लगेगी, लेकिन यहाँ क्या होता है? ये आंखों के सारे आंसू सूख जाते हैं। अगला बताइए, विच सेल इन अवर बॉडी हैव लीस्ट रीजनरेटिव पावर? पुनर्योजी शक्ति सबसे ज्यादा कम है। अगर मैक्सिमम पूछी जाती ना, मैक्सिमम पूछी जाती तो लिवर बता देते। अगर मैक्सिमम पूछी जाती तो मैक्सिमम रीजनरेशन पावर, तो आप क्या बता देते? लिवर। लेकिन जब मिनिमम पूछी गई है तो वो होंगे आपके ब्रेन सेल्स, या फिर कह सकते हो नर्व सेल्स। तंत्रिका कोशिका जो होती है ना, तंत्रिका कोशिका के पास सबसे कम पुनर्योजी गुण होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रेन सेल्स। आगे देखिए, अ पोटैटो ट्यूबर हैज बीन कट इनटू टू हाफ्स। एक आलू है, उसको दो टुकड़ों में काट दिया गया है। कह रहे हैं उसके ऊपर हमने आयोडीन की कुछ, आयोडीन समाधान नहीं है, ये विलयन है। आयोडीन का एक विलयन है, एक आयोडीन सॉल्यूशन है, उसकी कुछ बूंदे डाल दी हैं। तो अब बताइए उसके ऊपर कौन सा रंग परिवर्तन देखा जाएगा? कौन सा रंग परिवर्तन देखा जाएगा? वेरी गुड, वो ब्लैक, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। वो कैसा हो जाएगा? ब्राउन से ब्लू ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि इस बात का याद रखिएगा कि आपका क्या है? आयोडीन। आयोडीन, आयोडीन आपके स्टार्च के साथ,
आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक रंग देता है। ठीक है, आपके आलूओं के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में मंड पाया जाता है। स्टार्च को क्या कहते हैं? स्टार्च को मंड कहा जाता है। तो आपके आलूओं में बहुत भारी प्रचुर मात्रा में मंड पाया जाता है, जो कि एक पॉलीसेक्राइड है। वो जब आयोडीन के साथ मिलता है ना, तो ब्लू ब्लैक कलर देता है। वो आयोडीन के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। अगला बताइए, ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? ह्यूमन हार्ट में कितने वॉल्व होते हैं? हाँ, लीफ में भी स्टार्च होता है। सारे स्टार्च को प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल बोला गया है। रिजर्व फूड मटेरियल है, तो वो सारे प्लांट्स के अंदर होगा। परवेज, कितने वॉल्व होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर? 4 होते हैं। 2 तो सेमी ल्यूनर वॉल्व होते हैं। 2 कौन से हैं? 2 सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं, यानी कि अर्धचंद्रीय कपाट है, अर्धचंद्रीय कपाट। और 2 कौन से हैं? और फिर एक आपका कौन सा है? एक बाइकस्पिड वॉल्व है, द्विपर्दीय कपाट। और एक आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, त्रिपर्दी कपाट। कुल मिला के कितने हो गए? टोटल 4 हो गए। टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। अच्छा, यहां से आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है। यहां से आप लोगों को एक चीज और याद रखनी है, नंबर ऑफ चेम्बर्स। अगर पाइसेस में कहेंगे, भाई मत्स्य देख लेना, मुझे स्पेलिंग में कुछ कंफ्यूजन लग रही है। मछली में अगर कहा जाएगा कि मछली में कितने, मछली के हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? मछली के चेम्बर में कितने कोष्ठ होते हैं? आपके 2 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं? 2 चेम्बर्स होते हैं। अगर एम्फीबियंस पूछ लेगा, अगर एम्फीबियंस के बारे में पूछेगा, उभयचर के बारे में पूछेगा, तो उभयचर में भी आप बता दीजिएगा, उभयचर में भी कितने होते हैं? 2 चेम्बर होते हैं। ठीक है, अगर वो रेप्टाइल्स पूछता है, अगर वो क्या पूछता है? अगर वो रेप्टाइल्स पूछता है, सरीसृप के बारे में कहता है। रेप्टाइल्स कौन से होते हैं? उभयचर होते हैं, जो जमीन पानी दोनों पे रहते हैं। रेप्टाइल्स वो होते हैं जो आपके कहाँ रहते हैं? जो आपके रेंगने वाले जानवर होते हैं। उनके पास कितने चेम्बर्स होते हैं? उनके पास 3 चेम्बर्स होते हैं। लेकिन इसका क्या है? इसका एक अपवाद है। इसका क्या है? इसका एक अपवाद है, इसका एक एक्सेप्शन है। और वो एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। कौन है इसका एक्सेप्शन? क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। उसके पास कितने चेम्बर्स होते हैं? उसके पास 4 चेम्बर्स होते हैं। कितने चेम्बर्स होते हैं? 4 चेम्बर्स होते हैं। ठीक है, और क्या बचे आपके? और बचे आपके मैमल्स। मैमल्स यानी कि स्तनधारी, जैसे आप में हम सब, और एव्स, पक्षी। इन सब के हार्ट में कितने चेम्बर्स होते हैं? इन सब के हार्ट में 4 चेम्बर्स होते हैं। नोट कर लिया? आगे बढ़ जाएं? नोट कर लिया क्या? आगे बढ़े? देखिए, बहुत ही क्विक रिवीजन है ये। ठीक है, बहुत ही क्विक रिवीजन करवा रही हूँ। क्या मैं ज्यादा फास्ट चल रही हूँ? ऐसा लगे तो भी बता दीजिएगा। एम आई गोइंग टू फास्ट? ये भी बता दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा जल्दी के चक्कर में बिल्कुल ही ना समझ में आए। ठीक है, नो मैम कह रहे हैं। हाँ, क्योंकि तैयारी आप लोग कर चुके हैं ना। आगे कह रहे हैं, बताइए एंटीबॉडीज। अभी बताया था, याद करो, जब एड्स बता रहे थे ना, जब हम एड्स बता रहे थे, तब एड्स में मैंने आपको बताया था HIV किस पे अटैक करते हैं? जिस पे अटैक करते हैं वही एंटीबॉडीज बनाते हैं। वेरी गुड कल्पना, वेरी गुड। कल्पना ने बिल्कुल सही पकड़े हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लिम्फोसाइट। क्या हो जाएगा? लिम्फोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है? अगर पूछा जाएगा मैक्सिमम अमाउंट में आपके कौन से WBC पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा न्यूट्रोफिल्स। क्या कहना चाह रही हूं मैं कहना ये चाह रही हूं कि आपके जो WBC होते हैं ना, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक होते हैं आपके ग्रैन्युलेटेड और एक होते हैं आपके ए ग्रैन्युलेटेड।
हिंदी में कहा जाता है अकर्मण्य, और इसको कहा जाता है कणमय। नाम से ही पता चल रहा है वो WBC जिनके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाएंगे उन्हें कहा जाएगा ग्रैन्युलेटेड, और वो WBC जिनके साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार का कोई कण नहीं होता है, वो होते हैं ए ग्रैन्युलेटेड। अब ग्रैन्युलेटेड आपके फिर 3 तरीके के होते हैं। ज्यादा मैं इनके फंक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, बस नाम बता रही हूं। एक को बोला जाता है इसिनोफिल या फिर एसिडोफिल, इसिनोफिल या फिर एसिडोफिल बोलते हैं, ठीक है। दूसरे होते हैं आपके बेसोफिल, और तीसरे होते हैं आपके न्यूट्रोफिल। इसी तरीके से आपके जो ये ए ग्रैन्युलेटेड हैं ये 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं आपके मोनोसाइट और एक होते हैं आपके लिम्फोसाइट, जो अभी हमारा करेक्ट आंसर भी था। तो लिम्फोसाइट इज अ टाइप ऑफ WBC। अब यहां से अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़े WBC कौन से हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़े WBC कौन से होते हैं, तो कह दीजिएगा लिम्फोसाइट होते हैं। अगर वो कहेगा सबसे छोटे WBC कौन से होते हैं, तो कह दीजिएगा मोनोसाइट होते हैं। वो कहेगा भाई इन सब की कोई संख्या भी तो होगी, जैसे RBC की संख्या होती है, थ्रोम्बोसाइट आपके प्लेटलेट 1.5 लाख से 4.5 लाख होने चाहिए, ऐसे ही आपके WBC की भी तो कोई संख्या होगी। कह दीजिएगा हाँ, कह दीजिएगा सबसे ज्यादा मात्रा में, मैक्सिमम अमाउंट में आपके न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं, और सबसे कम संख्या में आपके बेसोफिल पाए जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, ये आप अपनी थ्योरी क्लास में सर से पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, इसकी वजह से यहाँ ना हिस्टामिन वगैरह बनता है, और ये आपके इन्फेक्शन से लड़ते हैं, इसलिए ये सब इस तरीके के कुछ कारण हैं। अगला बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, मैच द फॉलोइंग। कह रहा है कौन सा करेक्टली मैच है। 3 गलत है, एक ही सही है, वही एक बताना है आपको। अच्छे से पढ़ लो। चलिए देखो, टेटनस के लिए ना ATS लगता है, एंटी टेटनस सीरम, एंटी टेटनस कर दिया मैंने, एंटी टेटनस सीरम, ठीक है। तो पहला तो गलत हो गया। ट्यूबरकुलोसिस के लिए, TB के लिए BCG वैक्सीन लगती है, बैसिलस कैलमेट गुइनिन, ठीक है। ये आपकी ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगने वाली वैक्सीन है। तो दूसरा भी आपका गलत है। मलेरिया में क्लोरोनिन नाम का ये आपका ड्रग दिया जाता है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ठीक है। मलेरिया आपकी एनोफिलस मादा, यानी कि फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो फैलाती है, ये इसकी वाहक है, ये इसकी वेक्टर है। और आपका स्कर्वी जो है वो थाइमीन की वजह से होता है, बिल्कुल गलत बात है। थाइमीन तो विटामिन B1 को कहा जाता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है, विटामिन B1 की कमी से बेरी नाम की बीमारी होती है। स्कर्वी तो विटामिन C की वजह से होती है, एस्कॉर्बिक एसिड से। तो आपका जो करेक्ट आंसर था वो क्या था, आपका ऑप्शन नंबर 3 C। एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप AB है, वो किस किस को ब्लड दे सकता है। A person having AB blood group of blood can donate blood to। ये क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसका आंसर C भी हो सकता है, इसका आंसर B भी हो सकता है। दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। AB वाला B को भी दे सकता है।
जल्दी से बताइए, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा गया है? वेरी गुड। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? प्लीहा यानी कि तिल्ली को कहा जाता है। इसे ब्लड बैंक भी कहते हैं, इसे ब्लड बैंक ऑफ द सेल भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अजय कुमार, मैं अब अगली क्लास से, कल की क्लास से ना इसे चेक करवाऊंगी। पहले मैं खुद सारा रीड करूंगी, उसके बाद आप लोगों को पीपीटी दिया करूंगी। ठीक है, डोंट वरी, मैंने खुद ये चीज नोटिस की है, सो डोंट वरी, नेक्स्ट आपकी क्लास से पहले मैं चेक करूंगी, उसके बाद। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर होगा आपका पेनक्रियाज। इसे कहा जाता है, ये क्या है आपकी मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या है आपकी मिश्रित ग्रंथि है। ये एक्सोक्राइन भी है, अंतःस्रावी भी है, और एक्सोक्राइन भी है, बाह्यस्रावी भी है। ठीक है, एक बार पेनक्रियाज के बारे में थोड़ी सी बातें देख लीजिए। क्या है आपका? ये इस तरीके का कुछ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, ये आपके मुंह से आने वाले माउथ है, फिर ये ईसोफेगस है, सर ने करवाया होगा, आपकी ग्रासनली है, ये आपका स्टमक है, अमाशय है या उदर गुहा भी बोलते हैं। ये आपकी क्या है? ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है। ठीक है, इस तरीके से। मैं नहीं करवाया था डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर तो कल्पना बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, एक लीफ जैसी शेप का ऑर्गन होता है, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे कहा जाता है, मैम आपने ही कराया था अभी, आज से बायो स्टार्ट हुई है। आज से बायो स्टार्ट हुई है मतलब? अच्छा, सर जो करवा रहे हैं उसमें, ओके, सर जो करवा रहे हैं उसमें आज से बायो शुरू हुई है, कोई बात नहीं, सर करवा देंगे अच्छे से। ब्रेन वाला पार्ट बता दूं? ब्रेन सर तो करवाएंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो बताना, फिर मैं वाईटी पे बता दूंगी, तो सभी लोग देख लेना। ठीक है, देखिए तो पेनक्रियाज में मैंने आपको बताया था कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ कोशिकाओं का समूह होता है। क्या होता है यहाँ पे? यहाँ पे आपकी कोशिका का समूह होता है, और उस कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। उस कोशिका के समूह को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और अगर ये कोशिका का समूह है, अगर ये ग्रुप ऑफ सेल है, तो इसका मतलब इसके अंदर सेल पाए जाते हैं। पूछा जाए कौन से सेल पाए जाते हैं, तो बता दीजिएगा। पेनक्रियाज में दो तरीके के सेल पाए जाते हैं, एक होती है अल्फा सेल और एक होते हैं बीटा सेल। अल्फा सेल बनाते हैं ग्लूकागॉन नाम का हार्मोन, और बीटा सेल बनाते हैं इंसुलिन नाम का हार्मोन। इनका क्या काम है, ये सब मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए,
आराम में दर्द देने वाली दवाई को क्या कहा जाता है? छोड़ रहे, आराम में दर्द देने वाली दवाई को क्या कहा जाता है? चलिए जल्दी से बता देते हैं। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है? एंटीबायोटिक होती है जीवाणुओं को मारने वाली दवाई। जीवाणुओं को मारने के लिए, बैक्टीरियल डिजीज के लिए जो दवाई खाते हो वो होती है आपकी एंटीबायोटिक। अनाल्जेसिक कहा जाता है किसे? पेन किलर को। अनाल्जेसिक कहा जाता है किसे? पेन किलर वगैरह को जो दर्द में राहत देती है, जैसे आपकी एस्पिरिन। एस्पिरिन है ना, डिस्प्रिन के अंदर यही मौजूद होता है। एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक को बोला जाता है प्रतिज्वरहारी। एंटीपायरेटिक को क्या कहा जाता है? एंटी मतलब और पायरेटिक मतलब प्रति ज्वरकारी। तो ये क्या है? ये ज्वर यानी कि फीवर भगाने की दवाई है, फीवर भगाने के लिए। ठीक है। और लास्ट क्या है आपका? डिसइंफेक्टेंट। ये एक्सटर्नली यूज किया जाता है, एक्सटर्नली यूज करते हो पोछे वोछे में। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे दूसरे सर की भी क्लास है। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। कल से आप लोगों की सुबह 6 से 8 क्लास हुआ करेगी। सुबह मिलेंगे इसी मॉक रिवीजन के अंदर, इसी एनर्जी के साथ। सुबह ये नहीं आंख मलते हुए और आंख साफ करते हुए और ऐसे टुनटुनाते हुए आ गए सीधे क्लास में बैठ गए, ना मुंह धोए हैं ना हाथ धोए हैं। सुबह उठना, आराम से थोड़ी देर बैठना, ठंडी हवा में सांस लेना, उसके बाद पानी वानी पी के फ्रेश होके अपना दूध चाय पी के तब सुबह क्लास में आना। ये नहीं कि ऐसे ही आ जा रहे हैं। ठीक है, ये नहीं कि ऐसे ही आ जा रहे हैं। चलिए बिमलेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहले भी पढ़ा रखा है। किसी और इंस्टीट्यूट में भी मुझसे पढ़े हुए हो क्या? तुम्हारी फोटो देख के ऐसा लगा। एनीवेज फिलहाल के लिए इतना ही, कल की क्लास के अंदर मिलेंगे। ठीक है बिमलेश, हो सकता है वो छोटी सी फोटो दिख रही है ना, इसलिए ऐसा लग रहा हो। चलिए तो कल की क्लास में और भी करेंगे। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, और अपनी तैयारी करते रहिए। पीडीएफ ठीक है मैं ये अपलोड करवा दूंगी, एमडी जब्बर में पीडीएफ अपलोड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गुड लक एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।